ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं के बीच में चल रहा युद्ध नहीं है। यह लड़ाई अब केवल दो देशों की सैन्य ताकतों के बीच में जीतने या हारने की नहीं है। यह लड़ाई इंसानी इतिहास की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच चल रही सबसे बड़ी टक्कर है, जिसने विश्व को आज दो टुकड़ों में बांट दिया। हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के लोग आज दो हिस्सों में बटे हुए हैं, कोई इजराइल की तरफ है, कोई ईरान की तरफ है। यह दो सभ्यताओं की जंग है। यह जंग इस्लाम और यहूदी ईसाई सभ्यताओं के बीच टकरावट की है। यह ताकत की जंग है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। इस युद्ध में अच्छाई और बुराई का नैरेटिव आज सारी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया। किसी की नज़र में इजराइल सही है, किसी की नज़र में ईरान ठीक है। दोनों ने अपना अपना सच, अपना अपना सही गलत खोज लिया है। और यहाँ पर खुद अब केवल टैंक, बंदूक या मिसाइल से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि शब्द, विचार, परमाणु, प्रचार, महत्वाकांक्षाओं और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर भी चल रहा है, जहाँ पर यह मायने नहीं रखता कि कौन ज़्यादा सही है। मायने यह रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। क्या इजराइल बचेगा या फिर ईरान बचेगा? क्या यह आग से रेगिस्तान में ही सुलगती रहेगी या फिर धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं इसमें दुनिया भी सुलझेगी? इसका असर भारत पर क्या होगा? क्या यह युद्ध सीमाओं की रक्षा से कहीं आगे निकल चुका है? दुनिया में कई लोग हैं जो इसे अच्छाई और बुराई का संघर्ष कह रहे हैं। कोई इसे रक्षा और आक्रामकता के बीच का अंतर बताकर युद्ध समझा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज दुनिया में तमाम लोगों ने इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अपनी अपनी कहानी, अपने अपने हीरोज ढूंढ लिए हैं। और इन सब के बीच में इजराइल से लेकर ईरान पर शहरों पर सायरन बज रहे हैं, जमीन के नीचे बंकर हैं, जनता की आंखों में डर है। दुनिया के कई देश जो हैं इसमें मोहरे हैं, कुछ खुले तौर पर सामने, कुछ पर्दे के पीछे। सवाल इनमें यह है कि क्या एक गलत कदम रेगिस्तान से सारी दुनिया में तबाही का नया दौर पैदा कर देगा? सवाल यह भी है कि यह युद्ध आखिर क्यों छिड़ा? सवाल यह भी है कौन कितना ताकतवर है? सवाल यह है कि दोनों देशों का इतिहास क्या कहता है? सवाल यह है कि अगर यह दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? कौन इस जंग में किसके साथ खड़ा है? भारतीय के तौर पर हमारे ऊपर इजराइल और ईरान की जंग का कितना असर होगा? बात करते हैं इस युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत होती है इस बार 13 जून 2025, वो तारीख जब इजराइल ने ईरान की नींद उड़ा दी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, इस्फहान और फोल्डो जैसे शहरों में ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। यह हमला हैरान करने वाला था, क्योंकि दुनिया में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इजराइल का हमला बेहद सटीक और घातक था, जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 138 ईरानी लोग मारे गए। इसमें उनके IRGC के कमांडर हुसैन सलाम भी शामिल थे। इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। अगर इसे रोका नहीं जाता तो आने वाले समय में दुनिया को यह तबाह कर देता। ऐसा में इजराइल का दावा कि हमने दुनिया को बचाया है, यह हमला जरूरी था। हालांकि इजराइल की कहानी से तर ईरान की भी एक कहानी थी, जिसमें ईरान के लिए हमला उसके संप्रभुता पर सीधा वार था। उसके ऊपर युद्ध का खुला ऐलान था और नतीजा जो दुनिया उम्मीद कर रही थी, ईरान ने पलटवार कर दिया। ईरान ने 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दिए। निशाने पर इजराइल का डिफेंस हेडक्वार्टर था, तेल हवीब की हवाई अड्डा था, उनके परमाणु ठिकाने थे। नतीजा यह हुआ कि इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में दौड़ पड़े, सड़कों पर मलबे के ढेर लग गए। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कहा कि इजराइल की गुस्ताखी का जवाब हमने दिया है, और यह सिर्फ एक शुरुआत है। जिस तरह की तस्वीरें गाजा में आती थी, वही तस्वीरें अब इजराइल के शहरों में दिख रही थी, जहाँ शहर भर में मलबे का ढेर पड़ा था। यह सवाल भी उठा कि क्या इजराइल का वो अवैध कवच उनका डिफेंस सिस्टम एक प्रचार था, एक PR था? इजराइल जो ये दावा करता था कि हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइल बच नहीं पाती है, उसके शहर में मलबे दिखाई पड़े और यह सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने यह दावा करता है कि ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, अधिकतर को उसके डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिए। सिर्फ 3 से 4 मिसाइलें गिरी और नतीजा जो था वो उन बिल्डिंगों में टूट फूट के तौर पर दिखाई पड़ा। ईरान दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है कागज़ का शेर है। जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। ईरान यह दावा कर रहा है कि हमने इजराइल की हवा टाइट कर दी। जिस आयरन डोम की मिसाल सारी दुनिया देती है, उसके नाक के नीचे से
दर्जनों मिसाइलें हमने ठोक दी है। इजराइल ये कह रहा है कि यह इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा है। दुनिया उन 3 मिसाइलों पर ध्यान दे रही है जिसकी वजह से ईरान जश्न मना रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि इस जवाब का भी जवाब और करारा दिया जाएगा। लेकिन सच यह भी है कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें इजरायली नागरिकों की मौत नहीं हुई, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया था उसमें 138 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ईरान का जवाब भी इजराइल के शहरों में दहशत फैलाने वाला है। भले ही आयरन डोम से ज़्यादा मिसाइलों को रोक दिया हो, लेकिन वो मिसाइलें जो गिरी है, अब यह युद्ध धीरे धीरे सिर्फ हथियारों का नहीं है, यह युद्ध अब प्रचार का भी हो गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव का भी हो गया है। ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो उसने इजराइल को एक संदेश भी दिया कि तुम्हारे पास तकनीकी है, तुम्हारे पास जज्बा है, रणनीति है, लेकिन जवाब हम भी देंगे। ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी समूहों को भी एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर यमन के यहूदी विद्रोही है, वो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं कि ईरान का मकसद है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए और उसके सहयोगियों को कमज़ोर किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है उस गुस्ताखी का जवाब उसे दिया जाएगा, उसके आक्रामकता की कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान यह भी कह रहा है कि अब वो लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है कि भले ही उसकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ हाईटेक ना हो, लेकिन उसके हौसले जज्बे बुलंद हैं और अब वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा। यह सवाल यह है कि दोनों देश दावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें लगा कि हम आपको समझा दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी हैसियत है, क्या उसके पास हथियार हैं। सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास अत्याधुनिक एयरफोर्स है, उनके पास आयरन डोम है, मिसाइल डिफेंस और साइबर जासूसी की ज़बरदस्त तकनीकी है। उनके पास मुसाद जैसी एजेंसी है जिसने बार बार ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाया है। इजराइल के पास फरमान हथियार है, भले ही उसने कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार न किया हो। हालांकि इजराइल की भी कमजोरियां हैं। इजराइल का क्षेत्रफल छोटा है, जिससे लंबी जंग में ज़्यादा नुकसान होगा। जब कोई मिसाइल इजराइल पर गिरेगी तो उसके शहरों में नुकसान होगा। इजराइल को परेशान करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी समूह जो है चारों तरफ से घेरे रखे हैं। इनके नागरिकों में दहशत महसूस की जा सकती है क्योंकि वो बंकरों में छिपे हुए हैं। जहाँ तक बात ईरान की है, ईरान के पास दमदार मिसाइल रेंज है, तेज़ी से उभरती ड्रोन तकनीकी और एक खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, हमास जो गाजा में है, ये ईरान के इशारों पर चलते हैं। हालांकि ईरान की भी कमजोरियां हैं। ईरान की वायुसेना जो है वो कमज़ोर है, लेकिन उसके भूमिगत ठिकानों पर पहुंचना आसान नहीं है। वायुसेना और हवाई रक्षा में यह सच है कि इधर के ईरान पीछे हैं। परमाणु हथियार भी अभी उसके पास इनिशियल स्टेज पर हैं, लेकिन ईरान भी अब इजराइल की तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसलिए वह बार बार संदेश दे रहा है। इजराइल की तकनीकी और सैन्य व्यवस्था भले ही उसे बेहतरीन बनाती हो, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क और लंबी जंग की रणनीति हमें भी मजबूत बनाती है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध फैला तो ईरान के प्रॉक्सी समूह इजराइल को बर्बाद कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल की तकनीकी बढ़त है, लेकिन ईरान के पास समय, इच्छा शक्ति, एक लंबी लड़ाई का प्लान नजर आता है। अब सवाल यह है कि इजराइल और ईरान का इतिहास क्या कहता है, कब से ये दोनों लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी सन 1982 में ईरानी इस्लामिक क्रांति में छिपी है। अयतुल्लाह खुमैनी ने इजराइल को नक्शे से मिटाने का योग्य दुश्मन कहा था और इसी के बाद से ईरान ने हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन समूह को हथियार देना शुरू कर दिया था और इजराइल के लिए खतरा बने। 1982 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया। 2023 में गाजा युद्ध और 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन की हत्या ने तनाव को बढ़ाया था और अब जो लड़ाई छिप छिपा कर हो रही थी वो खुली जंग में तब्दील हो गई और वहां पर दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हथियार गिरा रहे हैं। तो इजराइल के समर्थन की बात की जाए तो अमेरिका है। अमेरिका लगातार घातक हथियारों, खुफिया जानकारी इजराइल को दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से वो इजराइल को लगातार ताकतवर बना रहे हैं, सैन्य सहायता दिलवा रहे हैं। नाटो देश जो अक्सर शांति की बात करते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है, लेकिन वो भी जर्मनी पर इजराइल के साथ हैं। जहाँ तक बात है सुन्नी देश अरब की, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन देश जैसे देश तो ईरान को सिया खतरे के तौर पर देखते हैं। उनको लेकर भी ये माना जाता है कि वो भी इजराइल के पीछे से मदद कर रहे हैं। अब ईरान की बात की जाए, ईरान को रूस का समर्थन, ईरान को S-300 और तमाम डिफेंस सिस्टम या फिर अन्य हथियार जो हैं वो रूस ने दिए हैं।
यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन दिए थे, ये उनकी ताकत है। हालांकि इन सब के बीच में भारत जैसे भी देश हैं जो दोनों से रिश्ते बना रहे हैं। इजराइल से रक्षा सहयोग और ईरान से ऊर्जा साझेदारी और दोनों से संतुलन बनाकर चल रहे हैं। चीन भी आर्थिक तौर पर सहायता करता है, राजनीतिक तौर पर भी साथ खड़ा है और अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है उसके खिलाफ भी खड़ा है। जहाँ तक बात प्रॉक्सी समूह की है, हिजबुल्लाह, हुती, हमास ये ईरान के इशारों पर चलते हैं। यह उनकी ताकत है। हालांकि इन सब के बीच में भारत जैसे देश भी हैं तो दोनों से रिश्ते बना रहे हैं। इजराइल से रक्षा सहयोग और ईरान से ऊर्जा साझेदारी और दोनों से संतुलन बनाकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान और इजराइल एक दूसरे से लगातार भिड़ेंगे, लंबी युद्ध करेंगे, तो क्या इसका असर भारत पर होगा? जवाब है हाँ, दो तरह से। एक, हिंदुस्तान में माना जाता है कि एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल को समर्थन देता है। वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों में ईरान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इजराइल के खिलाफ कोई भी देश जो खड़ा होता है उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों का समर्थन मिलता है। भारत अपने 80% तेल की जरूरत जो है वो खाड़ी देशों से पूरा करता है। युद्ध के चलते तेल की आपूर्ति बाधित होगी, कीमतें आसमान छुएगी, पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएगी। अगर सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों पर हुती हमले बढ़ते हैं तो फिर तेल का संकट और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। दूसरा, भारत के बहुत सारे लोग जो खाड़ी देशों में रहते हैं, माना जाता है कि कम से कम 22 लाख लोग ऐसे हैं जो दुबई, कतर, सऊदी में काम करते हैं। अगर यह युद्ध बड़ा होता है तो इन भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। साल 1991 में खाड़ी युद्ध में भारत को अपने लाखों नागरिकों को निकालना पड़ा, ऑपरेशन चलाना पड़ा। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता है, दुनिया के बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं, तो भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्हें नुकसान होगा, आर्थिक झटका होगा। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो वैश्विक व्यापार और निवेश उससे प्रभावित होता है। भारत का खाड़ी देशों के साथ 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार अगर यह रुकता है तो फिर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ेगा, शेयर बाजार में गिरावट होगी और भारत की जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य को पालेगी, उसमें असर दिखाई पड़ेगा। चौथा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत हमेशा से तटस्थ रहा। भारत ने हमेशा इजराइल और ईरान के बीच में एक संतुलन बनाया है। इजराइल के साथ रक्षा सौदे जैसे स्पाइस मिसाइलें और ड्रोन भारत की ताकत को बढ़ाते हैं। तो वहीं ईरान की बात की जाए तो चाबहार बंदरगाह, तेल गैस साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हो जाते हैं। इस जंग में किसी एक का खुला समर्थन करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत के अंदर भी 140 करोड़ लोग अलग अलग देशों के साथ बटे हुए हैं। वैसे में किसी एक के साथ स्टैंड भारत के अंदर भी समस्या पैदा कर सकता है। भारत में लोग आपस में एक दूसरे पर भी वार पलटवार कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। भारत हालांकि दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है, लेकिन तटस्थ रहना लंबे युद्ध के साथ भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाशने चाहिए। जैसे रूस के साथ वो बिजनेस कर सकता है, वेनेजुएला के साथ कर सकता है। प्रवासियों की रक्षा के लिए अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। कूटनीति में संतुलन बनाना होगा ताकि इजराइल और ईरान दोनों से विवाद ना हो, भारतीयों के हित का भी नुकसान ना हो। एक तरफ तकनीकी है, दूसरी तरफ जिद्द। एक तरफ बम है, दूसरी तरफ विचारधारा। ट्रंप की धमकियों और वैश्विक मोहरों की चालबाजियों ने इस टकराव को फिलहाल परमाणु संघर्ष के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत के लिए युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक कूटनीतिक चुनौती वाला भी है। अगर ये आग फैलती है तो फिर भारत में तेल का संकट, महंगाई का संकट, भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनकी सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जाते जाते गुजारिश, ईरान और इजराइल की लड़ाई में आप भारतीय होकर आपस में सर फुटबॉल मत करें। हम कम से कम अपने देश में एकजुटता बनाए रख सकते हैं। वैचारिक तौर पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उससे आगे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गंदगी अपने देशवासियों के साथ किसी और मुल्क को लेकर मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।